मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बड़े दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है, लगन कुंडली से उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। यह हमेशा मैं बताता हूं, किसी भी फल पर अंतिम जन्म पर पहुंचने के लिए वर्ग कुंडली का भी अध्ययन जरूरी है। वो वीडियो में संभव नहीं है, वो तो मैं पत्रिका में लिखता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा लाइक भी करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे। आपको कोई एक आधी परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी नाम की डिटेल, जन्म की डिटेल लिख दीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं अवश्य वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा, सिर्फ कोई एक परेशानी पर। क्यों, अधिक से तो संभव नहीं है, 10-15 मिनट के वीडियो में पूरा विवरण नहीं हो सकता। आज हम विचार करते हैं एक जातक की कुंडली में, जो कि बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर है, और ऐसा जातक हर स्थिति में अपने आप को ढालने वाला होता है और किसी ना किसी तरह से वो मैनेज कर लेता है। तो उसके ग्रह नक्षत्र ही ऐसे है। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि 27 नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र ऐसे पावरफुल हैं। उन 5 में से किसी भी जातक का जन्म हो, यानी चंद्रमा उस नक्षत्र में हो और थोड़ा सा बाकी ग्रहों का सपोर्ट भी मिले, तो वह कभी भी जीवन में हार नहीं मानता, कभी भी हार नहीं मानता। विद्वान होता है, चालाक होता है और किसी प्रकार की स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। उनमें 5 नक्षत्रों से मैं आपको बता दूं कौन से हैं। कृत्तिका नक्षत्र, इसके स्वामी ग्रह सूर्य है और देवता अग्नि है। उसके बाद रोहिणी, इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है और देवता ब्रह्मा है। इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है तो देवता बृहस्पति है। इस प्रकार धनिष्ठा भी है और उत्पदावरी नक्षत्र है। आज हम विचार करेंगे ऐसे जातक का जन्म जिसका जन्म नक्षत्र रोहिणी है। यहीं पर मैं बात बता दूं, रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प योनि होती है। सर्प योनि उन लोगों को मिलती है कि हमारा ज्योतिष सिद्धांत बताता है, जिनके पूर्व जन्म में सांप दंश से मुक्ति हो गई है, उसको सर्प योनि मिलती है। उसमें जहर नहीं होता और ग्रहों की स्थिति कैसी भी होने दो, सर्प योनि को काल सर्प योग माना जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं। कोई भी कुंडली ऐसी नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ दोष ना हो, अवश्य ही होता है, लेकिन कुछ शुभ दोष भी हो, कुछ दोष भी हो, तो जातक का गुजारा अच्छी तरह से चल जाता है। इसी को मध्य लेकर करके हम आगे बढ़ते हैं। यह कुंडली के 12 भाव है। यह लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता के सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु आदि का, और सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु, नवम भाव व्यवसाय धर्म भाव है, भाग्य भाव है, दसम भाव शीर्ष कोण है, व्यवसाय में सम्मान प्राप्ति का भाव है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, द्वादश भाव वहीं पर भाव है, कोर्ट कचहरी आदि के लिए द्वादश और छठा भाव भी है, दंड का भी भाव है, विदेश का भी भाव है और सेवा सुख का भी भाव है। ये सभी जरूरत है। अब बात करते हैं कुंडली में जातक की कुंडली क्या कहती है। आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, अगर लग्नेश अपनी उच्च राशि में है, कहीं पर भी हो, तो ऐसा जातक को संबंध वो हर तरीके से संपन्न होता है। जिस भाव में होगा उसी भाव से संबंधित उसके बढ़ोतरी होगी, लग्नेश अगर उच्च राशि में है। दूसरा, सप्तमेश अगर आपका पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी के विषय में सोचने की आवश्यकता पड़ती है, परेशानी आती है। अगला, विवाह का कारक अगर कन्या है तो गुरु, और पुरुष है तो शुक्र की स्थिति अगर शुभ नहीं है तो यह भी एक परेशानी वाली बात आती है। आप बात करते हैं आज का विषय का, बुद्धिमान चालाक, प्रत्येक स्थिति का सामना और कभी हार नहीं मानते। क्या है ग्रह योग? जैसा मैंने पहले बता दिया, जातक का जन्म 29 अक्टूबर 1996 कृष्ण पक्ष 4 रोहिणी चरण 4 मंगलवार को हुआ। जातक का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। जन्म नक्षत्र रोहिणी ध्रुव और स्थिर संगक नक्षत्र माना जाता है।
इनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है, ये स्वस्थ प्रिय होते हैं, संगीत में रुचि रखने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि में है। चंद्रमा उच्च राशि में है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, और हमेशा प्रशंसित रहने वाले, इनमें सार्वजनिक क्षेत्र में सफलता, ईमानदार और मधुरभाषी होते हैं। इनके सौंदर्य प्रशासन, पेय पदार्थ, बेकरी, होटल, पेट्रोल, तेल, साबुन आदि तरल पदार्थ, वस्त्रों, सार्वजनिक जिनमें हित होता हो, ऐसे अगर ये काम व्यवसाय करें तो इनका लाभान्वित अच्छा होगा। वैसे और भी होते हैं, ये नक्षत्र के हिसाब से मैं बताता हूं। ये लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करने वाले थे, उनकी अच्छी राह बताने वाली है। रात का जन्म है, थोड़ा सा हृदय कठोर होगा, थोड़ा सा हृदय कठोर होते हैं, और अगर ऐसे कन्याएं हो इस नक्षत्र में तो उनके नृत्य कला में भी प्रवीण होती है। यह एक नक्षत्र का भाव बताया। और यानी जो रोहिणी नक्षत्र है वो सम्राट अशोक का भी रोहिणी नक्षत्र था। तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, अब जिस जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ वह जीवन में हार नहीं मानते, परिश्रमी होते, लेकिन उनकी कालसर्प योनि होती है। कालसर्प जो यानी योनि जो होती है उसकी सर्प योनि होते, कालसर्प योग करा लेना चाहिए। बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, और वो किसी भी तरह से अपने आप में एडजस्ट कर सकते हैं। यह भी रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव है, और रोहिणी नक्षत्र जातक को ऊंचाई पर ले जाता है। चंद्रमा उच्च राशि में होता है। जब चंद्रमा बलवान हो जाता है तो मां बेटे का फेविकोल का जोड़ हो जाना यह संभव वाली बात है। कर्क लगन है, कर्क लगन वाले वैसे ही भावुक होते हैं, और दाम्पत्य सुख कर्क लगन वालों को तो बहुत कम मिलता है। हमारे ज्योतिष के शास्त्र बताते हैं, साहित्य बताते हैं, परंपरा चली आ रही है। अब भगवान राम का भी जन्म कर्क लगन था, तो आप सब जानते हैं उनको दाम्पत्य सुख कैसा मिला। तो इनके दाम्पत्य सुख में भी परेशानी रहती है। और चंद्रमा एकादश भाव में उच्च राशि में है। चंद्रमा जब एकादश भाव में उच्च राशि में चला जाएगा, अच्छा वाहन होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, माता और सबका सुख मिलेगा, हर तरह से संपन्न होगा। वो बात अलग है, थोड़ी शिक्षा संतान में होगा, लेकिन दूसरे भी ग्रह है, लेकिन एकादश भाव में लग्नेश है तो शुभ माना जाता है। द्वितीय भाव में मंगल है 5 डिग्री 52 मिनट लेकर के, तीसरे भाव में शुक्र 6:28 नीच राशि में, और राहु भी भाई 15:35 लेके, चतुर्थ भाव में सूर्य नीच राशि में, बुध 10:40 बुध अस्त है, छठे भाव में गुरु अपनी राशि में 18:38 है, और नवम भाव में शनि सप्तमेश और अष्टमेश 7:49 और केतु 12:35 लेकर के है। एकादश भाव में चंद्रमा, यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मैंने चंद्रमा को बता दिया। अब इस सप्तमेश शनि है, सप्तमेश शनि नवम भाव में केतु और राहु से पीड़ित है, और मंगल की भी अष्टम दृष्टि है। तो यहां पर दाम्पत्य जीवन कमजोर हो सकता है, उस जातक का चरित्र बल कमजोर हो सकता है। और शुक्र नीच राशि में है, विवाह का कारक है, रुख शुक्र के साथ है, यह भी एक थोड़ी सी अशुभ वाली बात होती है। शुक्र को दोष जल्दी लग जाता है राहु के साथ होने में, नीच राशि में, तो विवाह में परेशानी भी आएगी। कहने का मतलब यह है, उससे दाम्पत्य जीवन के संबंधित में उसको परेशानी रहेगी, विवाह में परेशानी आना, नहीं होना, अगर हो भी जाए तो मधुरता नहीं, तो और चरित्र बल भी कमजोर हो जाता है। शुक्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। विवाह हो भी जाता है तो 1 साल के बाद ही कटुर मतलब मधुरता जाती रहती है। सूर्य के नक्षत्र में अगर शुक्र होगा तो ऐसा देखा गया है कि 1 साल जैसे ही बीतेगा विवाह को तो मधुरता जो है कटुता में बढ़ती चली जाती है। उसका उपाय भी मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। दर्शकों, अब बात करते हैं गुरु की। तो बुध तो अस्त है, मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है, कर्क लगन के लिए कारक ग्रह है। मंगल 10म भाव का स्वामी है। 10म भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कोई भी होने दो, इस 10म भाव का स्वामी कोई भी होने दो, अगर वह चारों केंद्र में होगा, पंचम में होगा, नवम भाव में, एकादश भाव में होगा और द्वितीय भाव में होगा, इन 8 भावों में अगर 10म भाव का स्वामी होगा, 4 केंद्र, पंचम, नवम, एकादश और द्वितीय भाव, तो वो अपने आप को कार्य व्यवसाय को मैनेज कर लेगा, उसको मार नहीं खाएगा। थोड़ा सा द्वितीय भाव में मंगल है, मंगल यहां पर द्वितीय भाव में थोड़ा सा लोभी किस्म का तो होगा, मंगल के प्रभाव से थोड़ा सा जातक लोभी किस्म का होगा। माता का पुत्र के प्रति स्नेह अच्छा होगा, इसकी माता
इसके प्रति अच्छा स्नेह करेगी, बालक की सुख सुविधा का ध्यान रखती, परंतु बालक प्रसन्न नहीं होता, वो माता में ही दोष निकालता रहता है। ऐसा जातक बहुत ही कम खाना खाता है, आज का काम कल पर छोड़ने की भी आदत हो जाती है, थोड़ा सा आलसी भी आ जाता है। मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव में हो जाने से बुध तो अस्त हो गया, बुध और शुक्र का खल योग है, तो शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, बुध तीर्थ भाव का तीर्थ है और चतुर्थ भाव का राशि परिवर्तन योग है, इसको खल योग कहा गया है। जरूरतों के हिसाब से लाभ करेगा, कभी पाप कर्म भी करेगा, कभी शुभ कर्म भी करेगा, इस तरह से वो करता रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि खल योग में इसी तरह से होता है, कभी अच्छा करेगा, कभी खराब करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी तो उस तरह से करेगा, मतलब मिश्रित फल वाला करता रहेगा। गुरु की बात करें, गुरु छठे भाव में अपनी राशि में है, दुर्भाग्यशाली होगा, धर्म के प्रति वो कमजोर होगा, खर्च अधिक होगा, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर भी है, थोड़ा सा बढ़ावा देगा, खर्च अधिक होगा। गुरु की नवम दृष्टि मंगल को देख लीजिए, मंगल पंचम भाव का स्वामी है, शिक्षा संतान में जो चंद्रमा से दूसरी तरफ, तो यहां पर भी कुछ उसको मिलेगा, राहत मिलेगी, शिक्षा संतान मिलेगी। मिलेगी संतान तब जब विवाह होगा, विवाह का कारण ढूंढना पड़ेगा। शुक्र एकादश भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में है, तो शुक्र सिद्धांत के मुताबिक वह धन की और सुखों में परेशानी करेगा, घरेलू सुखों में परेशानी करेगा। सूर्य तुला राशि का है, घरेलू सुखों में परेशानी होगी, लेकिन सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। तो सूर्य जब दसम भाव को देख रहा है, घरों में परेशानी तो आएगी, लेकिन पिता का और राजपक्ष से उसको सम्मान मिलेगा, व्यवसाय में उसकी सफलता मिलेगी, ऐसा नीच राजयोग भी माना जाता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में नीच हो गया, तो शुक्र व्यवसाय के लिए अच्छा है, घरेलू सुखों में कमी रहेगी, जातक को घरेलू सुखों में कमी रहेगी, माता के पक्ष में कमी रहेगी। चंद्रमा उच्च का है, थोड़ा सा माता से लगाव अच्छा होगा, व्यवसाय ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसाय में धन भी अच्छा होगा, काम चलाने के लिए भर भी होगा। गुरु एक अकेला खर्च कर रहा है, परंतु यहां पर सबसे बड़ी परेशानी बात आ गई है कि सप्तमेश नवम भाव में है, शनि राहु केतु से पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है। दाम्पत्य सुख देने वाले दो ही ग्रह हैं किसी भी कुंडली में, एक तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक शुक्र, और पुरुष जातक के लिए विवाह का भी कारक है। जहां पर कुंडली में दाम्पत्य सुख की टांग टूटी हुई है, शुक्र भी नीच राशि में है और सप्तमेश भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, ऐसी कंडीशन में विवाह हो तो भी तलाक तैयार रखा हुआ है और विवाह होना भी मुश्किल है, रिश्तेदार भी सिफारिश लगा लेंगे तब भी परेशानी आएगी और ऐसा जातक राह भटक सकता है, चरित्र बल कमजोर हो सकता है। सूर्य यहां पर है, ये केतु यहां पर है, भाग्य की उन्नति करेगा, दिमाग स्थिर रहेगा, भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा, संतान संबंधित परेशानी नवम दृष्टि से देगा। राहु अपनी राशि में है तो पराक्रमी होगा राहु, क्योंकि पराक्रमी बनाता है, लेकिन स्वार्थ सिद्ध खाने में बड़ा तेज होता है। अंदर से जातक कमजोर तो होगा, लेकिन बाहर से हिम्मत वाला होगा। और पंचम दृष्टि विवाह पर वहां पर है, सप्तम भाव पर है, विवाह में परेशानी, भाग्य की हानि सप्तम दृष्टि से देख रहा है, भाग्य की हानि होगी, सप्तम विवाह परेशानी और आमदनी में ऊंच नीच हुआ। थोड़ा सा चंद्रमा पर भी प्रभाव है और इधर शनि का भी प्रभाव है, चंद्रमा पर भी प्रभाव है, ये टांग पकड़ के खींच रहे, इसलिए आमदनी कम हो गई है। तो चंद्रमा पर राहु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, लेकिन थोड़ा सा उपाय कर लेगा तो 4 चांद लग जाएंगे कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म है। अब उपाय क्या करना चाहिए? पितृदोष तो हो गया, शनि के साथ केतु हो गया, गुरु नीच का हो गया, राहु के साथ हो गया, भूखंड योग हो गया, भूखंड योग शुक्र केतु की युति का योग, पितृदोष निवारण करें, सर्प योनि है कालसर्प योग निवारण करें, और चंद्रमा पर राहु का प्रभाव निवारण करें, शनि का प्रभाव है इनका निवारण करें। और ऐसा जातक विवाह से पहले कुंभ विवाह करे
और फिर जिंदगी भर वो मजे लेता रहेगा, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने आपको स्ट्रिक बता दिया, लेकिन करेगा कौन? मैंने इनके परिवार की पहले 3-4 कुंडलियां देख ली, इनके पिता की देख ली, इनकी माँ की देख ली, 2 भाई की देख ली। ये टस से मस कुछ करने वाले नहीं। इसकी माता की कुंडली में भी दुनिया भर के योग है, पिता की में भाइयों के भी योग है। करेगा कौन? तो दोष तो निकालने से होगा। इसकी माता की कुंडली में तो युग दोष है, जो कि पूरे ग्रह 2 भावों में है। समस्या वाली बात है। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, अगर माता पिता ने अपने उपाय नहीं किए विवाह से पहले, तो बालक की कुंडली में भी कुछ ना कुछ अशुभ योग आएंगे। तो शुभ और अशुभ की कोई कमी नहीं होती। इसमें यहां है, अच्छा रोहिणी नक्षत्र मिला है, अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में फिर भी लड़खड़ा जाएगा। मैंने आपको उपाय बता दिया, उपाय कर लेना चाहिए। श्रद्धा से उपाय करो, भगवान भी वचनबद्ध है, जो उनको याद करेगा श्रद्धा से तथास्तु अवश्य बोलेंगे। दर्शकों, मैंने एक होनहार पुरुष है, कितनी आयु है? 96, 28 साल की उम्र है, अभी तो बढ़ती हुई उम्र है। अगर इसने इस उपाय कर लिया जो मैंने बता दिया, तो वो जिंदगी भर उसकी आसान रहेगी, जिंदगी में वो आसानी ही रहेगा और मजे लेगा, ऐश करेगा, ऐश्वर्य जीवन व्यतीत करेगा। अभी भी ठीक है, कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन कमी तो दाम्पत्य जीवन में कमी आ रही है ना, वो तो बहुत जरूरी है। आखिर खाएगा कमाएगा किस लिए? वो कहते हैं फ्रूट जो पेड़ होता है ना, उस पर पक्षी भी वास नहीं करते, और जो कन्या हो या पुरुष हो अविवाहित रह जाता है, शादी नहीं होती, तो उसी के माफिक होता है, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। भाई कहां मिलता है? नहीं मिलता। तो जरूरी बात है, इस जीवन में आए हैं तो विवाह संस्कार अवश्य है, बच्चे भी होने चाहिए। मैंने कुछ भी हो, वो उनके माँ बाप की सोच है, उनकी सोच है। मैंने अपनी तरफ से ज्ञानवर्धक जो करना था छोटे टाइम में, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन लिमिट भी देखनी पड़ती है। 10-15 मिनट में क्या बता सकता हूं? मैंने आपका मार्गदर्शन किया। आप समझते हैं इस कुंडली से बच्चों का मार्गदर्शन होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप समझते हैं कि मेरा चैनल आपकी राह आसान करता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।